छात्रों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी के यूट्यूब चैनल में। छात्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन, कहाँ हुआ, किस सन में हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की और इसका महत्व या कुछ खास विशेषताएं इसकी क्या रही, इसके बारे में। छात्रों, आप किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि देने जा रहे हो, चाहे वो नेशनल लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो, यदि उसमें जीके पूछा जाना है तो छात्रों यहाँ से एक प्रश्न आने के निश्चित ही चांस होते हैं। आप इसे अच्छे से तैयार कर लें। और छात्रों, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन है, हालांकि बहुत से अधिवेशन है पर हमें सभी अधिवेशन को नहीं पढ़ना है। जो एग्जाम रिलेटिव है, केवल उन्हीं चीजों को हमें पढ़ना है और हम आज के लेक्चर में आपको उन्हीं सब बातों को बताने वाले हैं। ठीक है छात्रों, जनरली यहाँ से प्रश्न कैसे आते हैं, एक तो हमें अधिवेशन का सन याद रखना होता है, दूसरा वो अधिवेशन कहाँ हुआ, तीसरा उसकी अध्यक्षता किसने की और चौथा हमें याद रखना होता है कि जो अधिवेशन हुआ है इसकी मुख्य विशेषता क्या रही, क्या वहां पर निर्णय लिया गया, क्या तय किया गया। और ठीक है, तो आइए छात्रों हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमें इस बात की जानकारी होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, क्यों की। हालांकि क्योंकि वो इसलिए की क्योंकि अंग्रेजों के पास में उस समय कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो भारतीय जनता और अंग्रेजों के मध्यस्थ का कार्य कर सके, इसलिए अंग्रेजों को ही एक संस्था की आवश्यकता थी। और इसी कड़ी में एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम नाम आता है, A.O. ह्यूम ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो आज भी है, वहां कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन मुंबई में होते थे वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला या संस्कृत कॉलेज में ही होते थे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसके अधिवेशन के बारे में। छात्रों, इसके पहले हमें कुछ पृष्ठभूमि इसके पहले की पता होना चाहिए। तो 1884 में पास किया गया था एल्बर्ट बिल। एल्बर्ट बिल विधेयक एक पास किया गया था और ये जो एल्बर्ट थे ये लॉर्ड रिपन के न्यायिक सलाहकार थे। एल्बर्ट इनको अध्यक्ष बनाया गया था और एक बिल यहां भारत आया था। इसमें एल्बर्ट बिल में क्या था कि भारतीय न्यायाधीश जो थे सिविल सेवा से जो पास हो गए थे, उन न्यायाधीशों को फौजदारी मामलों में यूरोपीय जो क्रिमिनल्स होते थे, जो यूरोपीय मतलब अंग्रेज कुछ अपराधी होते थे, इनकी सुनवाई का अधिकार भारतीय न्यायाधीशों को दिया जाना था। यह था छात्र एल्बर्ट बिल। हालांकि फिर अंग्रेजों ने संगठित होकर इस एल्बर्ट बिल का विरोध किया और इसे वापस जाना पड़ा, ये कैंसिल हो गया। तो भारतीय नाराज हो गए। इसी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होना है। तो 1884 में एल्बर्ट बिल पास हुआ। इसका एक दूसरा नाम था क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट कोड बिल। क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट कोड बिल, ये एल्बर्ट बिल का ही दूसरा नाम था। इसका विरोध करने के लिए अंग्रेजों ने एक संस्था बनाई, उसका नाम था यूरोपियन एंड एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन। यूरोपियन एंड एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन अंग्रेजों ने यह संस्था बनाई और इसी संस्था के माध्यम से लॉर्ड रिपन ने जो एल्बर्ट बिल, क्योंकि उस समय वायसराय लॉर्ड रिपन थे, तो लॉर्ड रिपन जो एल्बर्ट बिल लाए थे उसे अंग्रेजों ने एक संगठित संस्था बना करके उसका विरोध किया और अंततः एल्बर्ट बिल को वापस जाना पड़ा। और ये गोरे काले की या रंगभेद की नीति को उजागर करता था कि जो यूरोपीय जो व्यक्ति हैं वो भारतीय न्यायाधीशों से न्याय सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकते और अंत में एल्बर्ट बिल को वापस होना पड़ा। इसी की नाराजगी उस समय चल रही थी। तब एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी, यहां नाम लिखा है, या तो लिखा आता है छात्रों A.O. ह्यूम लिखा आता है या फिर उनका पूरा नाम एलन ओक्टेवियन ह्यूम, एलन ओक्टेवियन ह्यूम, ऐसा आप याद रख सकते हो। ठीक, एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी थे एलन ओक्टेवियन ह्यूम। इनने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी 28 दिसंबर 1885 को बंबई में। याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 बंबई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना हुई। एक चीज और ध्यान रखना, कांग्रेस में महासचिव भी होते हैं, तो सबसे लंबे समय तक महासचिव रहने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है, एलन ओक्टेवियन ह्यूम या A.O.
ह्यूम सबसे ज्यादा समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये महासचिव रहे। छात्रों, शुरू में जब इस संगठन की स्थापना हुई थी तब इसका नाम रखा गया था इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन ये नाम रखा गया था छात्रों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शुरुआत में। ठीक छात्रों, आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में जो सहयोगी सदस्य रहे, जिनका बहुत ज्यादा सहयोग था ए.ओ. ह्यूम को, उनमें नाम आता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस का। दो नाम आते हैं जो ए.ओ. ह्यूम के सहयोगी उस समय रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करवाने में, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ठीक है छात्रों, यहां हमने लिख रखा है कि 1891 में जो 7वां अधिवेशन हुआ था, नागपुर में हुआ था, उसकी अध्यक्षता करी थी आनंद चार्लू, यूरोपीय व्यक्ति थे आनंद चार्लू। उनने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक नाम और दिया था, उनने कहा था राष्ट्रीयता। इस पार्टी को क्या कहा था उन्होंने? राष्ट्रीयता। अब छात्रों क्या होता है, अब प्रत्येक वर्ष आजादी के पहले प्रत्येक वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन होते थे। तो अब हमें यहां से पढ़ना होता है, खासकर प्रश्न जो ज्यादा आते हैं वो प्रथम अधिवेशन से भी आते हैं, और कुछ खास अधिवेशन है, हम आपको आगे आपको बताते जा रहे हैं। आप वीडियो में हमारे साथ यदि लास्ट तक रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आपको यहां से कोई भी प्रश्न आएगा आप आसानी से कर पा रहे होंगे। छात्रों, आगे देखते हैं। यहां हमने एक ट्रिक लिख रखी है, और वो ट्रिक क्या है? कांग्रेस के मुख्य अधिवेशन क्रम से आप एक शब्द याद करें, यदि बकमई, आप याद कर लें यदि बकमई, तो ये 1800, फिर सन लिख लें, 1885 में प्रथम अधिवेशन होना है कांग्रेस का। 1885, 1886, 1887 और 1888, एक एक बढ़ा के आप लिखते जाएं। वहां से बनेगा प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ, का से बनेगा दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, मां से बनेगा तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ, और ई से बनेगा चौथा जो अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। हालांकि वर्तमान नाम इसका प्रयागराज कर दिया गया है, पता होगा आपको। ठीक है, और 85 से आप बढ़ते क्रम में लिखते जाएं। छात्रों, जो प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का होना था उसके लिए प्रस्तावित था पूना, महाराष्ट्र में पूना में प्रथम अधिवेशन इसका होना था, लेकिन पूना में कोई बीमारी, प्लेग करके बीमारी फैली थी उसी समय पर, तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ वो हुआ 1885 में बंबई में। अब यहां से प्रश्न आते हैं। 1885 में बंबई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता करी थी व्योमेश चंद्र बनर्जी, कलकत्ता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। याद रखना छात्रों, बंबई अधिवेशन, कभी कभी यहां से प्रश्न आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, तो या तो लिखा आता है W.C. बनर्जी, या फिर लिखा आता है छात्रों व्योमेश चंद्र बनर्जी, आप याद रख सकते हो, या W.C. बनर्जी। 1885 में पूना में होना था, लेकिन कहां हुआ? बंबई में। फिर यहां हमने और लिख रखा है, कभी कभी प्रश्न आता है कि इस अधिवेशन में, प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था कांग्रेस के, तो छात्रों 72 सदस्यों ने, 72 सदस्यों ने यहां बंबई अधिवेशन में भाग लिया था। और इसी में सबसे पहले स्थापना का उद्देश्य यहां से पढ़ा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या है। अब यदि कभी ऐसे प्रश्न आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य या स्थापना उद्देश्य किस अधिवेशन में पढ़ा गया या बताया गया, तो आपको कहना है बंबई अधिवेशन 1885, जो पहला अधिवेशन हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, वो यहाँ हमने आपको बताया है। यहां से इतना ही पूछा जाता है, पर्याप्त है। छात्रों, दूसरा अधिवेशन कहां से बनता है? कलकत्ता। ये हुआ था 1886 में, इसकी अध्यक्षता करी थी दादा भाई नौरोजी। किसने करी थी? दादा भाई नौरोजी, आप याद रख सकते हो। अब यहां से प्रश्न कैसे आते हैं उनको हम बताते जाएंगे। छात्रों, जो दादा भाई नौरोजी थे ये पारसी समुदाय से थे, तो कई बार प्रश्न ऐसा आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू या प्रथम विदेशी, इस टाइप से नहीं, प्रथम गैर हिंदू, विदेशी नहीं, प्रथम गैर हिंदू। तो प्रथम गैर हिंदू कौन थे? दादा भाई नौरोजी, ये पारसी थे। अच्छा, एक चीज और यहां आपको नहीं बता पाए हम, लॉर्ड डफरिन कहीं यहां हमने लिख रखा है छात्रों। कभी कभी प्रश्न ऐसा आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन, जिनने ये चिकित्सालय खोल रखे हैं जच्चा बच्चा वाले, डफरिन के नाम पे, ये इन्हीं की देन है भारत में। तो लॉर्ड डफरिन उस समय जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी
तो लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे। ठीक है, याद रखना। तो लॉर्ड डफरिन ने इस दूसरे कलकत्ता अधिवेशन में एक पार्टी भी रखी थी, चाय पार्टी, टी पार्टी। इनके कांग्रेस के नेताओं को टी पार्टी पर बुलाया था लॉर्ड डफरिन ने, कहा, कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है छात्रों, तो याद रखना प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक, यहां से याद रखना, ये तो याद हो ही जाएगा। फिर आगे दादा भाई नौरोजी आप समझ रहे होंगे, प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष, और टी पार्टी पर बुलाया था कांग्रेस के नेताओं को, किसने? लॉर्ड डफरिन ने, दूसरे अधिवेशन में। छात्रों, सबसे ज्यादा अधिवेशन जो हुए हैं, सबसे ज्यादा जो अधिवेशन हुए हैं आजादी के पहले तक के हम बता रहे हैं, आजादी के बाद में भी अधिवेशन होते रहे हैं कांग्रेस के। सबसे ज्यादा जो अधिवेशन हुए छात्रों वो कलकत्ता में हुए। यदि आपको प्रश्न आ जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन किस स्थान पर हुए, तो कलकत्ता में हुए। ठीक है, इसके बाद में जो तीसरा अधिवेशन हुआ मद्रास में 1887 में, उसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, यहां से आपको याद रखना है, देखो जैसे बदरुद्दीन तैयब जी ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे छात्रों, बदरुद्दीन तैयब जी। यदि आपको अधिवेशन याद ना हो तो केवल इतना याद हो जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे छात्रों, तो आपको याद रखना है बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, और यहाँ इसकी विशेषता क्या थी मद्रास अधिवेशन की? यहाँ देसी भाषा में भाषण दिया था सभी ने, अपनी अपनी भाषा में बोलने का अधिकार था, नहीं तो जनरली अंग्रेजी में और हिंदी में बोलना पड़ता है अधिवेशन में। इसके बाद में छात्रों जो चौथा अधिवेशन हुआ 1888 में इलाहाबाद या प्रयागराज में हुआ, इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। यहां से करना, यहां ला लिखा है तो यूल में भी यहाँ ला है। ठीक है, तो यहां से याद रखना इलाहाबाद अधिवेशन हुआ 1888 में, इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। और फिर इतना सब याद नहीं हो तो एक चीज जरूर याद हो जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष या यूरोपीय अध्यक्ष, अंग्रेज मतलब यूरोपीय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे छात्रों? जॉर्ज यूल, चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष थे इलाहाबाद में जो हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट अधिवेशन हमने यहाँ पर ले रखे हैं। इसके बाद में 1893 में लाहौर अधिवेशन हुआ। दादा भाई नौरोजी ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की और यहाँ उन्होंने मांग करी थी कि सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करवाई जाए और प्रशासनिक सेवाओं में भारतीयों को अनुमति मिले जो उस परीक्षा को पास कर सकते हैं उनके लिए। इसके बाद में छात्रों ये 1896 का जो अधिवेशन है ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? कभी कभी आपको प्रश्न आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रगीत गाया गया? छात्रों, राष्ट्रगीत मतलब होता है वंदे मातरम और राष्ट्रगान मतलब होता है जन गण मन, ध्यान रखना। तो 1896 में जो 12वां, एक चीज और याद रखना, 1896 में जो 12वां अधिवेशन हुआ ये हुआ कलकत्ता में। छात्रों याद रखना, चाहे राष्ट्रगान गाया गया हो प्रथम बार, चाहे राष्ट्रगीत गाया गया हो, दोनों कलकत्ता में ही गाए गए पहली बार, बस सन अलग अलग है। 1896 12वां जो अधिवेशन हुआ वो कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता करी एम रहीमतुल्लाह सयानी। और इसकी विशेषता क्या रही छात्रों कि कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में पहली बार भारत का जो राष्ट्रगीत था वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो रचित है, राग कहरवा में गाया जाता है। 65 सेकंड का समय पूरा गाने में इसको लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले राष्ट्रगीत गाया गया और यही तय किया गया कि जो आकाशवाणी केंद्र भारत में जितने भी संचालित हो रहे उन सभी की शुरुआत भारत में राष्ट्रगीत वंदे मातरम से की जाएगी। और आज तक वो क्रम चलता है, आपको पता है आकाशवाणी केंद्रों की शुरुआत राष्ट्रगीत से ही वर्तमान में होती है। ठीक है, इसके बाद में हाँ तो याद रखना कलकत्ता अधिवेशन का क्या महत्व है? राष्ट्रगीत सबसे पहले गाया गया 1896 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में 21वां अधिवेशन हुआ बनारस में और ये कब हुआ? 1905 में। इसकी अध्यक्षता करी बनारस अधिवेशन की। देखो बनारस एक कहना चाहिए कि फेमस स्थान है हिंदू धर्म देवी देवताओं के लिए, और ये गोपाल भी मतलब गोपाल कृष्ण भगवान हैं, ये तो यहाँ से आपको याद हो सकता है। ये भी उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था, इनका कर्म भूमि इनकी उत्तर प्रदेश रही जन्मभूमि, और बनारस भी उत्तर प्रदेश में, ऐसे आप याद रख सकते हो। बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा करी गई। और यहाँ क्या किया गया, जो बंगाल विभाजन करवाया था 1905 में लॉर्ड कर्जन ने, यहाँ पर बंगाल विभाजन की आलोचना का प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया। इसकी आलोचना करी गई बंगाल विभाजन का। छात्रों ये जो बंगाल विभाजन था
ये हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने के लिए लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया था। लॉर्ड कर्जन जवाबदार था बंगाल विभाजन का। बंगाल को दो भागों में बांट दिया था अंग्रेजों ने प्रशासनिक दृष्टि से, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, पूर्वी बंगाल की राजधानी उनने ढाका बना दी थी, जो आज वर्तमान में बांग्लादेश है, ये भारत का हिस्सा था। और पश्चिम बंगाल की राजधानी उनने कलकत्ता बना दी थी, जो अपने पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता यहाँ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। छात्रों, हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने के लिए, फूट डालो और शासन करो की नीति चालू करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन करवाया था। हालांकि इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ, वंदे मातरम के गीत नारे लगाते हुए लोग सड़कों पे आ गए और अंत में 1911 में लॉर्ड हार्डिंग्स ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, उसे वापस ले लिया। ठीक है, ये महत्व है इसका 1905-21 जो बनारस में हुआ था, इसका महत्व। ठीक है, इसके बाद छात्रों हम चलते हैं 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है छात्रों, इसे 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ, इसे हम कहते हैं सूरत की फूट। आप जब भी इस अधिवेशन को पढ़ें तो आप यही कहें सूरत की फूट, ऐसे ही कहें आप, सूरत की फूट। भाई किसी की सूरत बिगड़ गई तो फूट फूट कर रोने लगा, तो सूरत की फूट। सूरत की फूट कब हुई? 1907 में हुई। सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907 में। रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की। छात्रों, यहां पर लगभग दो पार्टियां कांग्रेस में चल रही थी, एक नरम दल और एक गरम दल। नरम दल मतलब अंग्रेजों को डराकर, धमकाकर, भय दिखाकर देश को आजाद करवाने में जो विश्वास रखते थे, वो नरम दल। और जो गरम दल के लोग थे वो मतलब जो अंग्रेजों को भय दिखाकर, डराकर, धमकाकर, वो गरम दल के लोग कहलाए। और जो अंग्रेजों की नीतियों में विश्वास रखते हुए देश को आजाद करवाना चाहते थे, वो नरम दल के लोग कहलाए। ठीक है, बताएंगे कभी इनके बारे में। तो यहां पर 1907 में क्या कंडीशन बनी थी कि जो गरम दल के लोग थे, ये या तो लाला लाजपत राय या बिपिन चंद्र पाल, इनको अध्यक्ष बनाना चाहते थे कांग्रेस का, और अधिवेशन नागपुर में करवाना चाहते थे। लेकिन जो नरम दल के लोग थे वो रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। हालांकि नरम दल के लोगों की चली, उसमें रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया गया और इसी अधिवेशन से कांग्रेस में फूट पड़ गई। कांग्रेस दो गुटों में बट गई। ये कांग्रेस की प्रथम फूट कहलाती है। कांग्रेस यहां से दो गुटों में बट गई, नरम दल और गरम दल। ठीक है, गरम दल के नेता वही लाल बाल पाल कहलाए, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, और हालांकि बाद में तिलक जी को अंग्रेजों ने जेल भेज दिया, वहीं उनने गीता रहस्य वगैरह पुस्तकें लिखी, बाद में कभी हम बताएंगे। ठीक, तो ये कांग्रेस की फूट या सूरत। अब यहां से प्रश्न कैसे आते हैं कि कांग्रेस नरम दल और गरम दल या उग्रवादी और उदारवादी दो दलों में बट गई। किस अधिवेशन में बट गई? सूरत अधिवेशन में। कब बट गई? 1907 में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी बोस। किसे बनाना चाहते थे गरम दल के लोग? बिपिन चंद्र पाल या बाल गंगाधर तिलक में से किसी को भी अध्यक्ष बनाना चाहते थे। उनमें फूट हो गई। इसके बाद में छात्रों 1909 लाहौर, उस समय भारत में ही था लाहौर, ये वर्तमान पाकिस्तान में। 1909 का अधिवेशन हुआ लाहौर में। यहां छात्रों कांग्रेस, ये फेमस क्यों है? मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी इसके अध्यक्ष रहे। ऐसा ही कुछ आप याद रख सकते हो कि बहुत ज्यादा माल वगैरह आया होगा वहां खाने पीने का, ऐसे याद रख सकते हो। मालवीय जी या अध्यक्ष रहे। छात्रों, कोई संगठन जब स्थापित होता है या किसी के लिए जब कोई कार्य करते हुए 25 साल हो जाते हैं तो छात्रों रजत जयंती मनाई जाती है। जब 50 साल हो जाते हैं किसी संगठन की स्थापना को तो स्वर्ण जयंती मनाई जाती है। 60 सालों पे हीरक जयंती मनाई जाती है। ठीक है, इस टाइप से 60 सालों पे हीरक जयंती मनाई जाती है। आगे हम बताएंगे 1000 साल पे। छात्रों आगे देखते हैं। तो 1909 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ, इसमें कांग्रेस ने अपनी रजत जयंती मनाई। मदन मोहन मालवीय जी इसके अध्यक्ष रहे। ठीक है, इसके बाद छात्रों 1911 का जो अधिवेशन हुआ, कलकत्ता अधिवेशन, ये 27 दिसंबर 1911 को हुआ। इसकी अध्यक्षता की थी विशन नारायण धर। किसने? विशन नारायण धर। और इसकी विशेषता क्या थी? देखो, अभी हम कह रहे थे 1896 में कलकत्ता अधिवेशन राष्ट्रगीत गाया गया। यहां छात्रों 1911 का कलकत्ता अधिवेशन पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। क्या गाया गया?
राष्ट्रगान जनगण मन सबसे पहले किस अधिवेशन में गाया गया? 1911 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में प्रथम बार राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित है राष्ट्रगान, बांग्ला भाषा में है ये। ठीक है छात्रों, सबसे पहले जनगण मन राष्ट्रगान गाया गया 1911 कलकत्ता अधिवेशन में। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो पुस्तक है गीतांजलि, उससे लिया गया है जनगण मन। और यहाँ पर एक डिसीजन और हुआ, जो राजधानी थी वो अंग्रेजों की राजधानी भारत की, वो कलकत्ता बनाए थे। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई 1911 में। इसे दिल्ली दरबार कहते हैं। जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी के साथ में यहाँ पर आए। ठीक है, 1911 के अधिवेशन की ये सब घटनाएं हैं। तो राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1911 में तय की गई। ठीक है, इसके बाद में छात्रों हम चलते हैं 1916 लखनऊ अधिवेशन। एसी मजूमदार इसके अध्यक्ष रहे। इसे क्या कहते हैं? लखनऊ पैक्ट। यदि आपने सुना हो लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता, ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य में एक समझौता हुआ था छात्रों, जिसे लखनऊ समझौता कहते हैं। ठीक है, कभी और हम विस्तृत इसको आपको समझा देंगे कि आगे देखते हैं छात्रों। 1917 में हुआ कलकत्ता अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता करी श्रीमती एनी बेसेंट। अब कभी कभी प्रश्न आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम जो महिला अध्यक्ष थी वो थी श्रीमती एनी बेसेंट। हालांकि ये आयरिश थी, आयरलैंड साइड की थी। पर यदि आपको प्रश्न आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो आपको कहना है श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, इसके बाद में छात्रों 1919 में अमृतसर अधिवेशन। मोतीलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की। जलियांवाला बाग की यहाँ पर निंदा की गई। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग आप समझ रहे होंगे, बैसाखी का दिन, पंजाब का अमृतसर स्थान, वहां जलियांवाला बाग। जनरल ओडायर ने यहाँ गोली चलाने का आदेश दे दिया था। हजारों लोग उसमें मृत हो गए थे। इसके बाद में 1923 का जो अधिवेशन हुआ दिल्ली में हुआ। अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष रहे। अब प्रश्न यहां से कैसा आता है छात्रों? सबसे कम उम्र के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, तो यहां से आपको कहना है अबुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद नहीं, अबुल कलाम आजाद सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ऐसे आप याद इन्हें कर सकते हैं। ठीक है, कौन थे? अबुल कलाम आजाद। नाम उनका बड़ा है पर देखना उम्र बहुत छोटी है, ऐसे करके याद कर लेना। ठीक है, और एक चीज और, ये सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे अबुल कलाम आजाद, आजादी के पहले। हालांकि आजादी के बाद तो सोनिया गांधी जी सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रही, पर आजादी के पहले अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष रहे। 1940 से 1945 तक लगभग 6 साल। ठीक है, इसके बाद में छात्रों 1924 का बेलगांव अधिवेशन। ये बेलगांव अधिवेशन क्यों फेमस है? कभी कभी प्रश्न आता है कि उस अधिवेशन का क्या नाम है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। या गांधी जी केवल एक बार ही छात्रों, गांधी जी केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, और वो उनका अधिवेशन था 1924 का बेलगांव अधिवेशन। छात्रों ये जो बेलगांव है ये कर्नाटक राज्य में है। बेलगांव कर्नाटक राज्य में है, याद रखें। गांधी जी एक ही बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। हालांकि अधिवेशनों में हिस्सा लेते रहे, लेकिन अध्यक्षता उन्होंने बेलगांव के अलावा नहीं की। ठीक है छात्रों, इसके बाद 1925 पे आते हैं तो कानपुर अधिवेशन होता है। श्रीमती सरोजिनी नायडू अब इसकी अध्यक्ष रही। अब यहां से प्रश्न कैसा बनता है? यहां से प्रश्न ऐसा बनता है छात्रों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। यदि केवल महिला अध्यक्ष आता है तो एनी बेसेंट कहें, लेकिन यदि आता है कि भारतीय मूल की प्रथम, मतलब भारतीय मूल नहीं, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रही। ठीक है छात्रों, इसके बाद में कुछ रह गए थे, क्रम बदल गया। 1921 का जो अधिवेशन होना है वो अहमदाबाद में होना है। ये फेमस क्यों है? इसकी अध्यक्षता करी थी हकीम अजमल खां, और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय झंडा, तिरंगा झंडे को फहराया गया था पहली बार। अहमदाबाद अधिवेशन 1921 का क्यों फेमस है? याद रखना, राष्ट्रगीत कब गाया गया? 1896, 1911 में राष्ट्रगान, और फिर 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन हुआ। हकीम अजमल खान ने अध्यक्षता की। सबसे पहले यहाँ राष्ट्रीय झंडा, तिरंगा
फहराया गया। और जैसा कि आपको पता होगा कि अपने यहाँ जबलपुर से ही झंडा सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। झंडा सत्याग्रह की शुरुआत छात्रों कहां से हुई थी? जबलपुर शहर से ही झंडा सत्याग्रह की शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई थी। धीरे धीरे झंडा सत्याग्रह या झंडा आंदोलन पूरे देश में फैल गया और हकीम अजमल खां की अध्यक्षता में अहमदाबाद में सबसे पहले राष्ट्रीय झंडा फहराया गया कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक है, यहाँ फिर 1926 में गुवाहाटी अधिवेशन हुआ। श्रीनिवास अयंगर इसके अध्यक्ष थे। यहाँ क्या तय हुआ? खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। कांग्रेस के नेताओं को क्या कर दिया गया? खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया गुवाहाटी अधिवेशन से। ठीक है, और अध्यक्षता की श्रीनिवास अयंगर। कोई लॉजिक लगा के आप उसे याद कर लेना। वैसे ही जो खादी होती है उससे बास आती है ज्यादा, तो निवास शब्द से आप उसको जोड़ सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। कांग्रेस का जो 44वां अधिवेशन हुआ वो हुआ 1929 में, लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता करी नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने। यहां जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहले लाहौर में रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि के समय एक तो तिरंगा झंडा भी फहराया और इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग रखी। पूर्ण स्वराज की मांग रखी, अंग्रेजों से कहा कि पूर्ण स्वराज से कम हमें कुछ भी बर्दाश्त नहीं होगा। हालांकि दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले स्वराज शब्द का उपयोग किया था, पर पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई लाहौर अधिवेशन में कि अंग्रेजों से यहां कहा गया कि पूर्ण स्वराज्य से कम हमें कुछ भी बर्दाश्त नहीं होगा, हमें पूरा राज्य वापस चाहिए। और यहां एक चीज और ध्यान रखना, यहां 44वां अधिवेशन 1929 जो लाहौर में हुआ था, यहां एक बात और तय करी गई थी कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। किन्हीं स्थानों पर मनाया गया, किन्हीं स्थानों पर अंग्रेजों द्वारा उसको रद्द कर दिया गया, नहीं मनाने दिया अंग्रेजों ने। इसी तारीख 26 जनवरी को याद रखने के लिए छात्रों 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र या संविधान लागू हुआ। ये 26 जनवरी का ऐतिहासिक महत्व है। हालांकि 1930 में फिर अधिवेशन नहीं हुआ और गांधी जी अध्यक्षता करते रहे। इसके बाद में 1933 का जो अधिवेशन हुआ कलकत्ता में ला है और ये नीली सेन गुप्ता, श्रीमती नीली सेन गुप्ता इसकी अध्यक्ष रही। अब कभी कभी प्रश्न आता है कि भारतीय मूल की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष, तो भारतीय मूल की थी ये लेकिन विदेशी थी। भारतीय मूल की प्रथम महिला अध्यक्ष में नाम आता है श्रीमती नीली सेन गुप्ता। ये डिफरेंस याद रखना, यहीं से प्रश्न बनना है। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट जी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू जी, भारतीय मूल की विदेशी अध्यक्ष महिला तो फिर श्रीमती नीली सेन गुप्ता जी। इसके बाद में इंदिरा जी भी अध्यक्ष रही, सोनिया जी भी अध्यक्ष रही। ये कुछ महिलाएं अध्यक्ष हो गई। फिर हम आगे बढ़ते हैं। 1937 का जो अधिवेशन हुआ वो फैजपुर अधिवेशन हुआ। अब यहां से प्रश्न कैसे आता है, क्यों ये चीज इंपोर्टेंट लिखी? हालांकि छात्रों ये जो फैजपुर है ये महाराष्ट्र में है, जलगांव जिला महाराष्ट्रपुर फैजपुर। पहली बार ये कोई सिटी में नहीं हुआ, किसी बड़े शहर में नहीं हुआ, पहली बार कोई गांव में अधिवेशन हुआ फैजपुर। ये गांव था, छोटा सा स्थान था। नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की। अब यदि प्रश्न आता है कि एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ तो आपको कहना है फैजपुर अधिवेशन 1937 नेहरू जी की अध्यक्षता में। ठीक है छात्रों, आगे बढ़ते हैं। 1938 हरिपुरा अधिवेशन, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी का नाम यहां आना है। कभी कभी प्रश्न ऐसा आता है कि एकमात्र अधिवेशन जिसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष रहे तो वो है हरिपुरा अधिवेशन। ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ? 1938 में। ये हरिपुरा गुजरात में है। हालांकि छात्रों इसकी अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की। 51 में था। इसके बाद में 1939 में क्या घटना घटी? 1939 में जो अधिवेशन हुआ वो कहां हुआ? वो त्रिपुरी में हुआ। छात्रों त्रिपुरी मध्य प्रदेश का एक स्थान है, जबलपुर में एक स्थान है जिसको त्रिपुरी कहते हैं। ठीक है, यहाँ त्रिपुरी का मंदिर भी है। ये मध्य प्रदेश का जबलपुर है, त्रिपुरी। ठीक है, मध्य प्रदेश में यही हुआ त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने क्या कर दिया? कांग्रेस से इस्तीफा दे करके और फिर यहाँ पर उन्हें आजाद हिंद फौज का गठन करने का प्लान बनाया और यहाँ पर इन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। एक संस्था बनाई थी सुभाष चंद्र बोस जी ने, फॉरवर्ड ब्लॉक। बताएंगे आगे कभी इन संस्थाओं के बारे में। इसके बाद में छात्रों जब 1947 में देश आजाद हुआ, 1947 का जो अधिवेशन हुआ, देश आजाद हुआ तो सब कुछ दिल्ली में ही हो रहा हुआ, तो ये दिल्ली में हुआ 47 का। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जी रहे हैं,
इनने इसकी अध्यक्षता की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आजादी का टाइम चल रहा है। अब कभी कभी यहां से प्रश्न आता है कि लाल बाल पाल जो थे गरम दल के नेता, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, इनने अध्यक्षता किस अधिवेशन की? तो यहां हमें याद रखना है इनने 1920 में अध्यक्षता करी थी। लाला लाजपत राय जी ने कलकत्ता अधिवेशन में, यहाँ ला है, कलकत्ता में ला है। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। फिर कभी कभी प्रश्न आता है कि 2 बार अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई? यूरोपीय व्यक्ति जिसने 2 बार तो कई लोग अध्यक्ष रहे, लेकिन 2 बार अध्यक्षता करने वाले यूरोपीय व्यक्ति मतलब अंग्रेज व्यक्ति, उनका नाम था विलियम वेडरवर्न। विलियम वेडरवर्न, क्या याद रखना है? विलियम वेडरवर्न, ठीक, जिसने 2 बार अध्यक्षता करी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, यूरोपीय थे। इसके बाद में छात्रों 5 महिलाएं भी अध्यक्ष रही, हम आपको शुरू में बता चुके। ठीक है, एक तो एनी बेसेंट, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी और नीली सेन गुप्ता जी, ठीक है, और सरोजिनी नायडू जी। ठीक है, ये महिला अध्यक्ष हो गई। इसके बाद में एक चीज यहां रह गई है, कभी कभी प्रश्न आता है कि उस महिला का क्या नाम है जिसने पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया? तो छात्रों उसका नाम आता है उन महिला का कादम्बनी गांगुली। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय से पढ़ी थी और भारत की प्रथम स्नातक महिला थी, मतलब इन्हें ग्रेजुएशन करी थी। क्या नाम है? कादम्बनी गांगुली, भारत की प्रथम महिला स्नातक है। इनने सबसे पहले 1890 में जो 6वां अधिवेशन हुआ था कलकत्ता का, वहां पर इनने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधन किया था या संबोधित किया था। इसके बाद छात्रों आजादी के बाद फिर एक और हमें बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना है। आजादी के बाद का प्रथम जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ ये 1948 में हुआ जयपुर में। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया जी ने इसकी अध्यक्षता की, जो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल महोदय भी रहे हैं। ठीक है, तो ये था आजादी के बाद का प्रथम 1948 जयपुर, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने इसकी अध्यक्षता की। छात्रों टाइम ज्यादा लगता है, लॉजिक लगा के ट्रिक लगा के याद करवा सकते हैं, पर यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। धन्यवाद।